नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, आबादी के हिसाब से, व्यवस्थाओं के हिसाब से, संसाधनों के लिहाज से। पर जब उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं पर आती है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हो नहीं पाती हैं। भले ही योगी सरकार यहाँ 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर आई है और लगातार कहती चली आ रही है कि हम बेहतर कर रहे हैं, पर इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में कानून व्यवस्था समेत तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे रहना इतना आसान भी नहीं होता है। पर हम उस व्यवस्था को भी अच्छा कर सकते हैं अगर हमारी नीयत हो या हमारी सरकार के आदेशों को अधिकारित तरीके से पालन करें और हम व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से करते रहें। अब बेहतर तरीके से करने की अगर बात करें तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन पर अभी भी काम होना बाकी है, चाहे वो शिक्षा तंत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य तंत्र हो और चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो। यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था और बहुत सारे जगह बाकी हैं जिन पर काम नहीं किया गया है, जिन पर केवल और केवल बातें होती हैं, मीटिंगें होती हैं, तमाम तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं, बुलडोजर नीति भी लगातार चल रही है। पर उसके बावजूद अगर अपराध की बात करें तो अपराध ही अब भी बेलगाम है। अभी भी उनके मन में वो डर नहीं है, अब भी वो समाज में उन व्यवस्थाओं को लगातार चलाते आ रहे हैं जो उनकी प्रवृत्ति है। हम लगातार बातें करते रहते हैं। अभी यहाँ सब में बड़ी बात है कि अभी तक उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी नहीं मिला है। हर बार कोई ना कोई आता है और 2 या 3 महीने के कार्यकाल को पूरा करके चला जाता है, जो विजय कुमार है। और जब स्थायी डीजीपी नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं कमियां भी रहती हैं। खैर, वो हमारा मुद्दा नहीं, मुद्दा हमारा कानून व्यवस्था से लेकर है और महिला अपराध से लेकर है। क्योंकि यहाँ पर जानकारी मुताबिक कल चंदौली में एक बक्से में, सूटकेस में एक युवती की लाश मिली। उसके बाद 3 सितंबर की बात करें तो 3 सितंबर को भी अगर हम कहेंगे तो उन्नाव में 2 लोहे के बक्सों में 2 महिलाओं की लाश मिली। और आज अयोध्या में पॉलिथीन में सब मिला जिसको लेकर लोग साइकिल से जा रहे थे। हालांकि शिनाख्त होनी बाकी है, पर इसके बावजूद तमाम तरह के प्रश्न हमारे सामने हैं। हम लगातार देखते हैं कि तमाम जो लाश होती है वो नदी के सहारे, नहरों के सहारे लगातार मिलती रहती हैं, जिनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाती है। उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि लावारिस में दिखाने के बाद मजबूरन पुलिस को अंतिम संस्कार करना पड़ता है, क्योंकि कहाँ पर रखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पर मैं व्यवस्थाओं पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हमारी तमाम तरह की नीतियों पर। जहाँ डीजीपी अमावस्या की बात भी करते हैं कि अमावस्या के किसने पक्ष से पहले, 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद तक स्थिति खराब रहती है, अंधेरे पक्ष होते हैं, अंधेरी रात रहती है, वहाँ पर हमको विशेष सावधानी बरतनी है। बाकायदा इसका सर्कुलर जारी किया गया है, हिंदू पंचांग के हिसाब से बाकायदा बताया गया है। और इसके साथ ही साथ ऑपरेशन त्रिनेत्र भी चलाया गया था, जिसके तहत 10 जुलाई चल रहा, लगातार चल रहा है। और उसके तहत गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव में सीसीटीवी लगाने की बात कही गई, कैमरे लगाने की बात की गई। और उसके बावजूद अगर घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर विचार करना होगा। अगर सरकार की मंशा यहाँ पर स्पष्ट है तो नीचे स्तर पे काम क्यों नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारा राजधानी लखनऊ ही पीछे नहीं है। अभी हाल की घटना राजधानी लखनऊ के पूर्वी क्षेत्र की है, जहां पर एक ट्यूशन टीचर के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। जब सफल नहीं हुए तो उसको चाकू मारे गए। इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी वहां पर खाना पूर्ति होती रही। और जब बाद में ये मामला मीडिया के संज्ञान में आया और उस तरह उठने लगा कि वहां पर जो एरिया था वो पूर्व सैनिकों का एरिया था, वहां वो रहते थे, तो मजबूरन यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। और हालांकि बाद में सस्पेंड हुआ और उसके बाद जो बूथ है वो भी बनाया गया, आरोपी गिरफ्तार किया गया। पर जो व्यवस्था है उसके लिए मीडिया उठाए तब जरूरी क्यों होता है? क्या महिला संबंधी अपराधों में संजीदगी नहीं ली जाती है? क्या महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है? अगर लिया जाता है तो तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? तमाम प्रश्न सामने हैं। इसके अलावा तमाम तरह के 100 बहकर आते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो भी हमारे देश की नदियों और नहरों के माध्यम से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी घटना घट रही है, भले उत्तर प्रदेश में ना हो, अन्य राज्यों में हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत विचार विमर्श करने की जरूरत है। क्योंकि अगर विचार विमर्श नहीं करेंगे तो हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। क्यों कानून का कड़ा प्रावधान नहीं हो पाता है?
क्यों वहाँ पर जल्दी सजा नहीं होती है, क्यों अपराधियों को जमानत मिल जाती है, तमाम ऐसे प्रश्न हैं। पर उस पर हमारा अभी बात न्यायतंत्र पर नहीं है, हमारी बात सरकार की व्यवस्थाओं पर है कि हम ऑपरेशन त्रिनेट भी चला रहे हैं, हम अमावस्या वाला सिस्टम भी देख रहे हैं कि किस पक्ष में रातें होती हैं, पर उसके बावजूद जो अभी चंदौली में बक्से में सूटकेस में लड़की की लाश मिलती है, उन्नाव में 3 सितंबर को मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर 2 बक्सों में महिलाओं की लाश मिलती है। क्या कहेंगे इसको? यही हमारा महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूँ क्योंकि मुद्दा ऐसा रहा, मेरे को भी बोलना जाना पड़ गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र मिश्रा अपनी बात रखेंगे, समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी राय देंगे और मना लतीफ आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला प्रश्न रहेगा, वो रहेगा देवेंद्र मिश्रा जी से। देवेंद्र जी, कोई चीज़ छिपी नहीं है आपसे, बुलडोजर भी चल रहा है, एनकाउंटर भी हो रहे हैं, तमाम चीज़ें भी हो रही हैं, सरकार माफियाओं की लिस्ट भी जारी करती है, हालांकि कार्रवाई कम पे होती है, उसके तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया जाता है, पर उसके बावजूद भी अभी भी कानून व्यवस्था में तमाम काम करने बाकी है। अगर सरकार की यहाँ मंशा अच्छी है तो ये मंशा नीचे स्तर तक क्यों नहीं जा पा रही है? अगर सरकार यहाँ पर अपराधियों के साथ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है तो जो अधिकारी हैं वो सरकार की इस मंशा पलीता क्यों लगा रहे हैं? अगर पलीता लगा रहे हैं तो उनके साथ ऐसी कौन सी हमदर्दी है जो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और कार्रवाई हो रही तो क्यों सस्पेंड करते, लानहानी करते हैं? क्या यही व्यवस्था बची है? छोटी छोटी घटनाओं पर लोगों को जेल भेजने वाला विभाग, और अपने साथ कोई कमी होती है, लापरवाही होती है तो वहाँ पर शांत पड़ जाता है। सरकार को यहाँ भी ध्यान देना होगा। देवेंद्र जी, कैसे देखते हैं व्यवस्थाओं को, जो घटनाएं अभी हो रही हैं हाल के दिनों में? एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय योगी जी जो प्रदेश के मुखिया हैं जी, क्राइम पे 0 टॉलरेंस अच्छा की जो नीति है जी, उस पे पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये छिटपुट घटनाएं जो हो अच्छा, रही, जैसा अभी बताया उन्नाव की घटना, चंदौली की घटना मात्र सत्तियों के साथ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, इस पे कोई सरकार, कोई तंत्र इस पर रोक नहीं लगा सकता। अच्छा, ये जो व्यक्ति की विकृत मानसिकता है, अच्छा, उसका परिणाम है। ये कोई सामाजिक अपराध नहीं है, ये किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में मानसिक शून्यता पर व्यक्ति रहता है तो इस तरीके के क्राइम होते हैं। अच्छा, दुर्भाग्यपूर्ण है जी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आधी आबादी इसकी उसके सम्मान की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। अच्छा, और सरकार इस मसले पे पूरी पहले सुरक्षा कर लीजिए, सम्मान होता रहेगा। पहले सुरक्षा सम्मान दोनों होगा जी, ये काम पार्टी सरकार में ही हो रहा। अच्छा, मैं किसी सरकार हूँ जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, तो हमारी जिम्मेदारी शासन सत्ता है। अपराध चल रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है, अपराध किस रही है, काउंटर हो रहे हैं जी। 6 बजे। देवेंद्र जी, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा था कि ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाएंगे, 10 जुलाई चल रहा है, और हम दूसरे जिलों की बात नहीं करते हैं, राजधानी लखनऊ में ही कई जगह कैमरे खराब हैं। जब कोई घटना होती है, जब कैमरे की फुटेज निकालने का प्रयास होता है तो न जाने कहाँ कहाँ कैमरे खराब रहते हैं, और ये मेरा आंखों देखा है। ये बात मैं किसी की सुनी सुनाई या सूत्र में बता रहा हूँ, और कहेगी व्यवस्था तो दिखा भी दूंगा। जी जी, ऐसा है कि सीसीटीवी कैमरे जो भी लगाए गए हैं, गांव-गांव में कैमरे लगाने की बात कर रहे हैं, राजधानी में लगवा लीजिए ढंग से। जी जी, राजधानी में देखिए सारे प्रमुख लगे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ है, सुधारा नहीं जाता है, ध्यान कौन देगा? एक चीज गौरव भाई, एक चीज जी, कि अगर आज कैमरे लगाए गए, 1000 कैमरे, 2000 कैमरे अगर शहर में लगे हैं, तो ऐसा मॉनिटरिंग हो रही है कि वो कैमरे मुस्तैदी काम कर रहे हैं, ये विभाग देख भी रहा है। कहीं किसी लोकल स्थानीय किसी कारणों से अगर कहीं कोई चीज से गड़बड़ हो रही तो उसको भी संज्ञान में आते ही ठीक किया जा रहा है। जी, ये आरोप लगाना बड़ा आसान काम है जी, लेकिन सच्चाई अरे मैं आरोप जब देवेंद्र जी, मिश्रा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसी चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से मालूम पड़ जाएगा कि हमारा ये कैमरा काम नहीं कर रहा है। अगर आप घर में सीसीटीवी लगाते हैं, सुन लीजिए मेरी बात को, अगर आपने 9 कैमरे लगाए हैं और जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि आपका 8वें नंबर का कैमरा काम नहीं कर रहा है, या वो वर्क नहीं कर रहा है, या बंद पड़ा हुआ है। तो जब आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं
तो ये मॉनिटरिंग सारी व्यवस्थाओं में है, तो आपको पता नहीं चलता कि ये कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो वहां बदलना चाहिए ना। जी चीज सब क्या जी जी जी। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही देवेंद्र जी, आप अपना फोन को स्पष्ट करें, आपकी आवाज कट कट के मेरे पास आ रही है। जी जी जी, नेट प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी जी, बोलिए। कैमरे 6, 7, 8, 4 हम लोग के यहाँ घर में लगे हैं। जी। 1-2 कैमरे हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट है। कभी वो ब्लड दिखता है, कभी वो डार्क दिखता है, कभी इसके लाइनिंग आती हैं। ये प्रॉब्लम टेक्निकल है जी। और जैसे ही वो उस पर निगाह पड़ती है, देखिए हमारे जो इसके कंट्रोल रूम्स हैं जी, वो और कंट्रोल में हजारों सेट्स हैं। अच्छा लोग लगे हैं, ठीक है, चलाते रहिए। चलिए ठीक है, आपने कहा छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, जीरो टॉलरेंस नीति है मुख्यमंत्री की, चलिए ठीक है। पर इन छिटपुट घटनाओं में जो काल के ग्रास में समाता है, जो महिलाएं हैं वो हमारे देश की आधी आबादी है, वो हमारे देश की माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी पत्नी भी है और हमारे नाते रिश्तेदार भी हैं। वो जनहानि है, उस जनहानि को हम महज छिटपुट घटना कह के अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते हैं। वो आपके लिए छिटपुट घटना होगी, आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए छिटपुट घटना होगी, कानून व्यवस्था के लिए छिटपुट घटना होगी, पर वो किसी परिवार की संतान है, वो किसी की बेटी माँ बहन है। अगर घटना हो रही है तो उसकी उतनी संजीदगी से लेना पड़ेगा, उसको छिटपुट घटना कहकर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। देवेंद्र जी, पल्ला नहीं झाड़ सकते। ठीक है, मैं रविंद्र प्रताप सिंह को लेता हूँ। रविंद्र भाई, कैसे देखते हैं व्यवस्थाओं पर? यहाँ पर तमाम काम होने अभी बाकी हैं। देवेंद्र जी बोले सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, सरकार काम करे, मान लेता हूँ, चलिए ठीक है। पर अगर सरकार काम कर रही है तो अधिकारी सरकार के काम में पलीता क्यों लगा रहे हैं? क्यों तुरंत एफआईआर नहीं होती है? क्यों जांच के दायरे बढ़ाए जाते हैं? क्यों यहाँ पर सूटकेसों में लड़कियों की लाशें मिल रही हैं? क्यों हो रहा भाई ऐसा, अगर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है? जी गौरव भाई, महिलाओं और बच्चियों के प्रति जो अपराध है, एक समान प्रक्रिया बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर आप एनसीआरबी के भी आंकड़े देखिएगा तो महिलाओं के प्रति और छोटी बच्चियों के प्रति, जिसको पास्को एक्ट बोलते हैं, सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अब इन अपराध को रोके कौन? इन अपराध को रोकने के लिए शासन, प्रशासन, धार्मिक संस्थाएं और समाज सेवी संस्थाएं काफी हद तक जिम्मेदार हैं। लेकिन ये सारी संस्थाएं, चारों के चार संस्थाएं, शासन तो राजनीतिक होता ही है, लेकिन प्रशासन, धार्मिक संस्थाएं और समाज सेवी संस्थाएं ये भी राजनीति का शिकार हो गई हैं, खुद राजनीति में इन्वॉल्व हैं और राजनीति करना चाहती हैं। इसलिए इनका मुद्दा किसी भी तरीके से सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं को, समाज को सुरक्षा प्रदान किया जाए, वो विषय कभी भी नहीं बनता है। एनसीआरबी के आंकड़े आए, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है, कभी भी एनसीआरबी के आंकड़ों को गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि जब कह दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ तक कह देते हैं कि इसको कूड़े में फेंक दीजिए या गलत आंकड़े हैं। दूसरा एक आंकड़ा आया उत्तर प्रदेश सरकार से ही 2021 में कि हर दिन लगभग 5 बच्चे गायब होते हैं, जिसमें से 3 लड़कियां गायब होती है। एक आरटीआई मांगी गई थी आगरा के एक आरटीआई एक्टिविटीज के द्वारा। तो जिस जो प्रदेश सरकार स्वयं कह रही है कि हमारे वहाँ 5 बच्चे रोज गायब हो रहे हैं, जिसमें 3 लड़कियां हैं, तो किसी प्रकार का उनको रोकने का जतन शासन के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे, धार्मिक संस्थाओं के स्तर पे या सामाजिक संस्थाओं के स्तर पे नहीं किया गया। बल्कि ऐसा होता है कि छुपाया जाता है। एक घटना पिछले साल गोंडा में आई थी, परसपुर एक जगह है, कस्तूरबा विद्यालय जो होता है, याद आ गया, याद आ गया जी, बोले। कस्तूरबा विद्यालय का औचक निरीक्षण हुआ था और 100 में से 11 लड़कियां खाली मिली थी, 89 लड़कियां नहीं मिली थी। तो उन 89 लड़कियां जो नहीं मिली वहां पर विद्यालय में, तो विद्यालय प्रशासन के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करके एक उदाहरण क्यों नहीं पेश किया गया? अब आते हैं, इसको आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा, भूमिका यही करा रहे क्या? क्योंकि इस प्रकार के अपराधों को बढ़ने में सबसे ज्यादा मुख्य रोल निभाया है मोबाइल ने, जहां पर अश्लील वेबसाइटें लोग देखते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डंका पीटा कि हमने
सारी वेबसाइटें बंद कर दिया हुआ है। अच्छा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े आते हैं जी। कि भारत के लगभग 90%, 89 है, लगभग 90% लोगों ने अपने मोबाइल से अश्लील वेबसाइटों को देखा। लीजिए। तो जब आपने बंद कर दिया था तो देखा कैसे? बिल्कुल। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारक है ये। जी। और आप ही के लोग बैठ के विधानसभा में और लोकसभा में भी देखते हैं। रविंद्र भाई, ये तो आप वेबसाइट की बात कर रहे हैं। आप तो तमाम ऐप देखेंगे और तमाम आप जो आपकी ओटीटी कंपनियां हैं जो चैनल चलाते हैं, उल्लू ऐप, बालाजी फिल्म, तमाम जो ऐप्स हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मुझे कुछ इसमें परहेज नहीं है, वहां पर खुल के अश्लीलता परोसी जा रही है। क्या सेंसर कर रहा है, रोका नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अश्लीलता की जा रही है, उसमें भी जो समाज के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, उन रिश्तों को वहां पर खंडित किया जा रहा है। उन रिश्तों के नाम से उन ऐप पर छोटी छोटी मूवी डाली जा रही है, छोटे छोटे वीडियो डाले जा रहे हैं, जिसमें भाई बहन और तमाम रिश्तों को शर्मसार किया जा रहा है। उसके बावजूद शांत बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये व्यवस्था हो रही है, इसके पीछे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? आपने अश्लील वेबसाइट की बात की, मैंने तो आपको हिंदुस्तान के ऐप की बता दिया। जो ऐप चल रहे हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं और जो छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस चल रहे हैं, वो यहाँ पर गलत फैला रहे हैं, अश्लील मूवीज बना रहे हैं, अश्लील वीडियो फैला रहे हैं। उन पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आप ऐप की बात कर रहे हैं। ये जितने भी अपराध शुरू हुए हैं, फेसबुक से शुरू हुए हैं जी। फेसबुक पे पहले छोटे छोटे चित्र भेजे गए, फिर छोटे छोटे मूवियां भेजी गई जी। सास ससुर, भाई बहन जी, भतीजा चाची करके जी। तो भारत सरकार इस पर नियंत्रण क्यों नहीं लगा सकती? क्या इतनी अक्षम है, इतनी अयोग्य है जी? दूसरा आपको बता दें, एक दूसरा बड़ा, पहला कारक तो हो गया अश्लील वेबसाइट जी। दूसरा बड़ा कारक है, 2 धाराएं थी हमारे वहां जी। 497 अप्रकृतिक यौन अपराध जी, इसको हटा दिया गया। अच्छा। दूसरा था 498 किसी ब्याता के साथ बाका फुसला के उसको लेके चला जाना, इसको हटा दिया गया जी। तीसरा लिव इन रिलेशनशिप को शुरू कर दिया गया, मान्यता दे दिया गया जी। जितनी बड़े शहरों में बच्चियां मिलती हैं, अगर आप उनके डिटेल में जाइएगा तो 50% बच्चियां लिव इन रिलेशन में रहती थी, अंत में मार दी जाती हैं वो। बिल्कुल। तो प्रशासन ये काम धार्मिक संस्था नहीं कर पाएगी जी। यह काम स्थानीय प्रशासन का है जी। स्थानीय प्रशासन को करना पड़ेगा जी। अब स्थानीय प्रशासन कैसे खुश हो जाता है और शासन कैसे खुश हो जाता है जी। स्थानीय प्रशासन अपना जीप लेके, अपनी गाड़ी लेके नेताओं के पीछे घूमता रहता है और अपने कार्य की तशरीह मान लेता है। समाज के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। रमन, आपको लेता हूँ मेरे बारे जी। प्रवक्ता आप हमारे साथ इमरान भाई जुड़े हुए हैं। इमरान भाई, आप भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के नाक पर दम किए रहते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर आपकी जो भूमिका है महत्वपूर्ण है। किस तरह देखते हैं व्यवस्थाओं को, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? हालांकि देवेंद्र मिश्रा जी ने उसको छिटपुट घटना कहा, होती रहती हैं। अब व्यवस्था कोई सामाजिक घटना नहीं, अचानक हो गई है कोई घटना। और जो संगठित अपराध है वो हमारे फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है। योगी सरकार लगातार बुलडोजर नीति के माध्यम से कानून व्यवस्था को बेहतर की हुई है, मजबूती की हुई है और अपराधी यहाँ भाग रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इमरान लतीफ? देखिए गौरव भाई जी, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है जी, योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये भी कम होगा। अच्छा, जंगल भी कम होगा। जंगल का भी अपना कुछ ना कुछ उसूल होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई उसूल नहीं है। जो जहां जैसे अपराध कर सकता है, खुलेआम अपराध कर रहा है। और जहां तक बुलडोजर की बात है, कार्रवाइयों की बात है, तो ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। अच्छा। बुलडोजर अगर कहीं चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षियों के ऊपर चल रहा है। अच्छा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ विपक्षी अपराधी हो, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, हो सकता है कि है, शर्त ये नहीं है कि बुलडोजर अपराधियों के ऊपर चल रहा है। इमरान भाई, हो सकता है कि है। मैं उसी बात को पूरा कर रहा हूँ गौरव भाई। बोले। जो सवाल आपके जहन में कोलाहल कर रहा है, मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी। मैं ये बात बिल्कुल कह रहा हूं कि अपराधी होना, अपराध होना, ये बुलडोजर चलाने की शर्त नहीं है। अच्छा। बुलडोजर चलने की शर्त दूसरी है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोलेगा, अच्छा, तो कहीं पर बुलडोजर चलेगा, कहीं पर ईडी चलेगी, कहीं पर सीबीआई चलेगी, कहीं पर पुलिस की लाठी चलेगी, मुकदमा चलेगा। ये मामला दूसरा है।
और जो छुटपुट घटनाएं ये कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, संवेदनहीन हो गए हैं। संवेदन इस तरह की संवेदना खत्म हो जाएगी लोगों के अंदर, ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कौशाम्बी के अंदर जो घटना हुई है, ये कोई इकलौती घटना नहीं है। मैं एक के बाद एक कानून, किस तरीके से कानून का राज खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं एक हफ्ते के अंदर की घटनाओं का जिक्र करने जा रहा हूँ। कौशाम्बी के अंदर जो हुआ उसको आपने बयान कर दिया, ट्रिपल मर्डर जो पूरे प्रदेश के अंदर सनसनी फैलाए हुई है। सरधना के अंदर एलएलबी के एक छात्र की हत्या कर दी गई, चलिए छुटपुट घटनाएं मान लिया। सीतापुर में बड़ा गांव पुलिस चौकी के पास एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, चलिए मान लिया छोटी घटना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैनपुरी के अंदर 6 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। मिर्जापुर के अंदर दिन दहाड़े कटरा कोतवाली के पास में एक्सिस बैंक में पैसा जमा करने गए गार्डों से कैश वैन से पैसा लूट लिया गया, गार्ड की हत्या कर दी गई, 35 लाख रुपए की लूट की गई जी। इस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। मंगलवार को प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में एक अस्पताल के अकाउंटेंट से 7 लाख रुपए लूट लिए गए जी। अमाउंट इनके लिए कम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, लेकिन मैं घटनाएं बता रहा हूं किस तरीके से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा हुआ है। आप दूर मत जाइए, जहां आप बैठे वहां से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर निराला नगर होगा लखनऊ के अंदर। अभी बीते गुरुवार को एक गल्ला व्यापारी से 3.5 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट कर ली गई जी। तो क्या तमाशा करके रखा है। अच्छा, मतलब यहाँ आपको क्या लगता है, मैं एक के बाद एक कोई एक जगह छुटपुट घटना, चलिए लखनऊ के अंदर हो गई, आप लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, अब कानपुर की जो चकेरी गांव की घटना उसको आप कैसे भूल जाएंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता रंजन, भाजपा के लोग बचा रहे हैं उनको। अच्छा। वहां बुलडोजर नहीं जा रहा है। एक किसान ने आत्महत्या कर ली उनकी धोखाधड़ी की वजह से, उनकी लूटपाट की वजह से। अच्छा। और जो प्रशासन है वो मौन बना बैठा है, भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं नहीं रेंग रही है। अच्छा। तो जो मैंने तो पूरे प्रदेश के अंदर कहां घटनाएं इस एक हफ्ते के अंदर हुई हैं जी। और उससे पहले भी लगातार घटनाएं हो रही हैं, और अगर इन्होंने इस पर अंकुश नहीं लगाया तो आगे भी होती रहेंगी। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपराधियों का संरक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, यहाँ की सरकार करेगी, तो अपराध रुकेगा नहीं। आप बताइए, माफियाओं का बात आप कर रहे थे भाई, अभी माफियाओं की सूची अगर गिनानी शुरू कर दी जाए तो जी, जो माफिया की सूची प्रदेश सरकार ने जारी की, कितने लोगों पर कार्रवाई की। बिल्कुल। तो फिर सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए आप सूची जारी करते हैं। कुल मिलाकर अपने नफरत के एजेंडे को सेट करने के लिए इनका बुलडोजर चलता है, इनके पुलिस वाले काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी गंदी ओझी बांटने वाली सियासत के लिए ही काम करती है। उसको ना तो कानून व्यवस्था बेहतर करने से है, ना लोगों को सुरक्षा और संरक्षण देने से मतलब है। अगर ये सुरक्षा देते हैं तो अपराधियों को देते हैं, संरक्षण देते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों को देते हैं। ठीक है देवेंद्र मिश्रा भाई, आपने छुटपुट घटना कह के बड़ा मनोबल तोड़ दिया, और इमरान भाई भी नाराज हो गए और रमन भाई भी नाराज हो गए। भाई घटना तो घटना होती है, और किसी की जान को छिटपुट नहीं बोल सकते हैं। बड़ी बड़ी घटना है, किसी की जान जाना निश्चित से बहुत बड़ी मानव हानि है, और मानव हानि को छिटपुट घटना नहीं बोला जाता जी। मैं मेरे शब्दों पे न जाए जी। भाव ये है जी कि इतना उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है जी, आबादी जी, और ये जो मैं फिर कह रहा हूँ कि वो जो एक पेशेवर अपराधी संगठित रूप से जो लूट, हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण, ये सब जो काम, उस सब पे तो पिक्चर साफ है उत्तर प्रदेश में जी। ऐसे घटनाओं पे अंकुश 100% लग गया है। अच्छा। अब अगर ये छोटी मोटी, मैं इसको इसलिए बात करता हूँ क्योंकि ये घटनाएं जो किसी सूटकेस में किसी लड़की का 100 मिलना छोटा कैसे मान ले देवेंद्र नाथ जी। ये 2 बक्सों में महिलाओं की लाश मिल रही है, छोटा कैसे मान लूं मैं फिर कह रहा हूँ इस बात पे जी कि ये परिस्थिति जन एक अपराध है ये। अच्छा। ये कोई सुनियोजित प्रायोजित नहीं कह सकते इसको। अच्छा। ये किन परिस्थितियों में, कभी घर वालों की गलती से होता है, कभी चोरी चुपके, कभी ऐसे अव्यवस्थाओं के दौर से चीजें होती है। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ, इसका समर्थन करता ही नहीं है जी। हमारी माँ बहन बेटी जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी है, हम उनको इस तरीके से उनकी हत्या कर रहे हैं,
समाज कहाँ जा रहा है? इसमें मेरा एक आग्रह है, सरकार अपना काम करेगी, संविधान अपना काम करेगा, समाज सेवी क्षेत्र में भी जो लोग हैं वो लोग भी हमेशा जागरूकता अभियान चलाते हैं। कैसे हमें एक अच्छे इंसान के रूप में, कैसे एक अच्छे समाज को हम लोग को चलाना है, कैसे दिशा देनी, कहीं ना कहीं ये हम सभी लोगों के लिए आत्ममंथन, आत्मचिंतन का विषय है। ऐसी परिस्थितियां कैसे होती हैं, इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई हत्या लूट डकैती का नहीं है, ये हुए घटनाएं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा। लेकिन इसमें कि सरकार का या हमारा सामान्य लोगों का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा, कोई हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा, अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं, FIR नहीं हो रही है, विवेचना नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ भी पल्लू झाड़ेंगे, कुछ करेंगे? जी नहीं, संज्ञान में ये चीजें नहीं। जहाँ पे जिस पल जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे ये चीजें लिंगर ऑन की जा रही, इसको यानी हो जाए, लापरवाही हो रही, उनके खिलाफ संज्ञान में आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती। कितने लोग सस्पेंड होते हैं भाई साहब? अच्छा। कितने लोग हटाए जाते हैं, टर्मिनेट होते हैं? ये प्रक्रिया सतत चल रही है, कोई चीज छिपी बात नहीं है। लाइन हाजिर होते हैं, हटाए जाते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं। हटाने की सूचना आती है, बहाल होने की सूचना कभी नहीं आती है। जी 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 देवेंद्र जी, मेरा सवाल यहाँ पुलिस पर नहीं है। पुलिस के तमाम अफसर ऐसे हैं जो आज भी नजीर हैं, पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो आज भी नजीर हैं, पर उन अफसरों का क्या जो पुलिस की नजीर को खराब कर रहे हैं, पुलिस की छवि को खराब कर रहे हैं और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। इमरान नदी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे। जी इमरान बताइए। देखिए गौरव भाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी सारे मामलों को हल्का फुल्का तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे मामले पे पानी डाल देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर अपराध तब बढ़ता है जब पुलिस अपना इकबाल खो देती है, जब सरकार अपना इकबाल खो देती है, और जब सरकार अपना इकबाल खोती है, पुलिस अपनी इकबाल खोती है, तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का जो मनोबल होता है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या बात। और यही उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है इस समय। ये कैसे छोटी छोटी घटना, घर परिवार की घटना बताकर इसको ये भारतीय जनता पार्टी को और अपनी उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक कितनी घटनाओं का एग्जाम्पल मैंने ले लिया, और अगर पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं, एनसीबी के आंकड़े झूठे हैं क्या कि महिलाओं से अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर बना हुआ है? अरे भाई ये बताइए, ये एनसीबी के आंकड़ा झूठ बोल रहा है? बिल्कुल। क्या परिवार दूसरे राज्यों के अंदर नहीं है? क्या परिवार और कहीं पर नहीं है जहां दूसरे पार्टियों की सरकार है? यहाँ पर अपराध बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सरकार ये कहती हो कि हम अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, तो बुलडोजर लेके घर घर घूम रहे हैं, वहां पर अगर अपराध ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो जाहिर सी बात है इनकी नीयत पर भी शक होता है, और इनकी कार्यशैली पर भी शक होता है, इनकी सामर्थ्य और सलाहियत पर भी शक होना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर फिर वही बात है कि क्योंकि ये अपराधियों को खुद ही संरक्षण देने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपराधी प्रवृत्ति के लोग खुद ही भरे पटे हैं। अच्छा। ये कहां से अपराध को रोक रहे? ठीक है, पूछता हूँ। अपराधियों को संरक्षण पहले रविंद्र भाई को लेता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है। जी रविंद्र भाई कुछ बोल रहे थे आप। रविंद्र भाई देखिए, काफी विवरण तो मैं बोल चुका हूँ। मैं सुनूं तो क्या बोल रहे हैं लोग? अब अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं। अपराधियों के लिए माहौल बहुत अच्छा है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, माहौल अच्छा है, कंफर्ट जोन बन चुका क्या? हर तरीके से माहौल अच्छा है। वेबसाइट खुली हुई है, पुलिस कुछ बोलती नहीं है। अच्छा। नेता बचाव में आ जाते हैं। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। जी। पिछले साल ललितपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ। जी। वो थाने में गई मुकदमा लिखाने के लिए, थानेदार ने ही फिर से दुष्कर्म कर दिया। जी। कहाँ जाएं बच्चियां? बिल्कुल। कहाँ जाएं महिलाएं? जी। ऐसा ही एक घटना जालौन में हुआ। जी। जालौन में बलात्कार की पीड़ित बच्ची थी। जी। उसको थाने वाले दौड़ा रहे थे और अश्लीलता कर रहे थे। जी। परिवार जब एसपी साहब के पास पहुंचा, एसपी साहब ने वायरलेस सेट पे पूरे थाने को बर्खास्त किया। जी। तो जो महिलाओं के अपराध के विरुद्ध जो प्रवृत्ति पुलिस में आ चुकी है, जी, अच्छे लोग भी हैं जी, मैं केवल गंदे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो प्रवृत्ति आ चुकी है, जी, इस प्रवृत्ति को रोकने का काम शासन का है
जी। शासन क्या करती है, इनको संरक्षण देती है। अच्छा। देने का कारण क्या है? क्योंकि इनके बड़े नेता भी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। आपने ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुना होगा। अच्छा जी। आपने वही मैं सोच रहा था, आप अब तक आए नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, मैं सोच ही रहा था ये। जी। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सुना है, चिन्मयानंद का नाम सुना होगा, साक्षी महाराज का नाम सुना होगा जी। अभी पीयूष रंजन का कांड हुआ जी प्रयागराज जी में जी। ये बड़े बड़े फिगर हैं जिनके ऊपर यौन शोषण के या बलात्कार के आरोप लगाए गए। अच्छा। लेकिन इनके ऊपर कोई भी प्रभावी घटना घटित नहीं हुई, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी चिन्मयानंद को बचा लिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति को खत्म करने के लिए कड़ा संदेश देना पड़ेगा, चाहे अपने परिवार का हो, चाहे अपनी पार्टी का हो, चाहे अपने जनपद का। ठीक है, जवाब लेता हूँ। देवेंद्र भाई जवाब दे दीजिए, जवाब आप ही को देना है। जी। देखिए, जितने भी नाम गिनाए हैं, चिन्मयानंद जी हों, पीयूष रंजन जी हों, दूसरा काम जो जिनके भी नाम गिना रहे हैं। हाँ, गलत बोल रहे क्या? नहीं, आरोप लगे हैं। आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। अच्छा। मामला न्यायालय में है, अगर कहीं लंबित है जी, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया जी। और ये ऐसी प्रक्रिया कि आरोप तो कोई किसी के ऊपर कभी भी लगा सकता है, हम आप भी इससे हो सकता है, कभी प्रभावित हो सकते हैं जीवन में, लेकिन सच्चाई होती है। अगर ऐसा कुछ होता है इनके खिलाफ, अगर प्रमाणित होता है तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। ये भ्रम निकालने दिमाग से, यहाँ कोई फेस वैल्यू किसी की नहीं है जी। सत्ता में बैठे लोगों को भी खिलाफ कार्रवाई हुई है और होती रही है। ठीक है। अब अगर कोई निर्णय आता न्यायालय से या जांच में अगर दोषी पाया जाता तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार नहीं कि हमको बचाएंगे। अच्छा, इनकी कार्रवाई नहीं करती थी क्या? ना, बहुत से क्या कितने आप उठा के देखिए इनके हिस्ट्री। अच्छा, ठीक है। क्या नहीं करते थे ये? ठीक है। अराजकता का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अराजकता का माहौल था सपा सरकार में। अच्छा, रमन भाई सुन रहे हैं आप? क्या माहौल बनाए थे यूपी में? बात है महिला उत्पीड़न की बात हो रही है। हाँ। इनकी संस्था ही बताई है कि सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है जी। उस पर से भग रहे हैं। अच्छा। चिन्मयानंद का बचाव कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं। चिन्मयानंद का वीडियो सब जगह बटा था जी। मेरे ख्याल से पूरे विश्व में ये पहली घटना है कि चिन्मयानंद का पूरा वीडियो जो दूसरा एक कांड तो उसने शिष्या के साथ बलात्कार किया जी। दूसरा उसने अपनी छात्रा के साथ बलात्कार किया। जो छात्रा के साथ बलात्कार किया उसका वीडियो सब जगह बटा, पूरे विश्व में बटा है जी। और अभी ये इसको आरोप कर रहे हैं जी। तो ये संवेदनहीन लोग हैं। महिलाओं के प्रति एकदम संवेदनशीलता है ही नहीं इनके पास में जी। ठीक है, तो फिर थानेदार क्या करेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ, जब ये अपराधियों को इस तरीके से बचाएंगे तो इनका थानेदार क्यों नहीं बचाएगा, इनका एसपी क्यों नहीं बचाएगा? ठीक है, ठीक है। आप सभी का महत्वपूर्ण चर्चा में जोड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो तमाम तरह की घटनाएं थी वो घटनाओं से संजीदा होकर इस तरह की चर्चा का आज रखा गया था। पर चर्चा के दौरान भी हमने इस चीज़ को देखा है कि सबने इस घटनाओं को महज छिटपुट घटनाओं से तुलना की, पर किसी की मृत्यु होती, किसी की जनहानि होती है, किसी परिवार के सदस्य का बिखर जाना, उसका मर जाना निश्चित रूप से उस परिवार की बहुत बड़ी क्षति है। शायद क्षति को ना हमारा विभाग समझ पाएगा ना सरकार समझ पाएगी। वही कहा जाता है ना कि जब जिसको दर्द होता है वो दर्द वो सामने वाला ही समझता है, सामने वाले को, दूसरे वाले को दर्द का एहसास ही नहीं होता है। तो यहाँ पर दर्द का एहसास भी करना पड़ेगा, व्यवस्थाओं को बदलना भी होगा। यहाँ महिला अपराध में अगर कमी लाना चाहते तो व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और नीति बनानी पड़ेगी। एक ऐसी नीति जो हमारे सिस्टम में, हमारे कानून व्यवस्था में एक नज़ीर पेश कर सके। एक ऐसी नीति जिसके तहत यहाँ पर तुरंत कार्रवाई हो, एक ऐसी नीति हो जहाँ से तुरंत यहाँ न्याय हो। तो निश्चित रूप से जो समाज है वो भी बेहतर होगा और जो अपराधी हैं वास्तव में उन पर लगाम लगाई जा सकेगी। अपराध पे भी लगाम लगेगी, अपराधी पे भी लगाम लगेगी, पर उसके लिए यहाँ पर नियत दिखानी पड़ेगी। और नियत केवल सत्ता पक्ष की नहीं बल्कि विपक्ष की भी करनी पड़ेगी। अगर सत्ता पक्ष किसी मामले में कमज़ोर है या ढीला है तो यह विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उसको उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करे, उसको आगे बढ़ाए और कहे और नाक बदम करे कि नहीं, आपको व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। आंकड़े देखते रहेंगे और मैच कुछ घटनाओं पर अपनी भाव भंगमा दिखाते रहेंगे, अपना दर्द प्रस्तुत करते रहेंगे, उससे सिस्टम बदलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर कानून व्यवस्था ही बड़ी चुनौती है, पर चुनौती से लड़ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक और एक शर्त है, नियत और बेहतर रणनीति बनाएंगे तो बेहतर काम भी होगा, व्यवस्थाएं भी सुधरेंगी और हमारे देश की आबादी यानी महिलाओं के साथ न्याय भी होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।